हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पे। तो फिर शुरुआत करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका बीए प्रोग्राम में सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम अब होने वाला है। बस मात्र एक हफ्ता रह गया है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है उस एग्जाम के लिए। तो भाई ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। पिछली वीडियो में बात करी थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। उम्मीद है आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कोई भी डाउट नहीं होगा। और आज हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। उससे पहले अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट कुछ भी रह जाए तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो करते हैं शुरुआत आज इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है? याद है इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? जब आजाद हो जाओ, है ना। इंडिपेंडेंस का मतलब ऐसे ही इंडिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट होते हैं कि एक इवेंट में चाहे आग लग रखी हो, चाहे कुछ हो रहा हो, उसका दूसरे इवेंट पे कोई फर्क ना पड़े। आई बात समझ में? तो इसे हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट। आई बात समझ में? जैसे कंडीशनल में क्या था कि भाई एक इवेंट की प्रायोरिटी जब दूसरा हो चुका हो। इंडिपेंडेंट में क्या है कि भाई दूसरे इवेंट में चाहे कुछ भी आग लग रही हो, चाहे कोई भी तमाशा मच रहा हो, उससे पहले वाले इवेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी प्रायोरिटी जो थी वही रहेगी। आई बात समझ में? सीधी सी भाषा में ये बात कहना चाह रहा हूं, जब एक इवेंट का दूसरे इवेंट पे कोई भी फर्क ना पड़े उसे हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट उसके साथ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इंडिपेंडेंट इवेंट क्या कैसे बना था। चलो देखते हैं। ई इवेंट एक द कार्ड ड्रोन इज अ स्पेड। जो कार्ड ड्रोन हुआ है वो स्पेड है। उससे पहले भाई जिन लोगों को कार्ड्स की नॉलेज नहीं है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे मैंने इसके ऊपर ही बात करी थी पर आप लोग तो मानते ही नहीं, बिल्कुल वीडियो को सीरीज में देखना ही नहीं है। चलो फिर भी आपको कार्ड की थोड़ी बहुत नॉलेज दे देता हूँ। हाँ, जिन्होंने नॉलेज ले रखी हो भाई वो स्किप कर सकते हैं। टोटल मिला के 52 कार्ड्स होते हैं। फटाफट खत्म करने की कोशिश करते हैं इसे, जिसमें से 26 ब्लैक में जाते हैं और 26 रेड में जाते हैं। ब्लैक फर्दर डिवाइड होता है 13-13 में। ब्लैक में दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्पेड और एक होता है क्लब, है ना, जिसमें आप आए दिन घूमते रहते हैं। स्पेड में हमारे 13 पत्ते, क्लब में हमारे 13 पत्ते। ऐसे रेड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है डायमंड, है मेरे भाई कई तक डायमंड, एक होता है हर्ट। हर्ट में भी 13 पत्ते, डायमंड में भी 13 पत्ते। और ये 13 पत्ते कुछ इस तरीके से होते हैं। ए ताश के पत्तों में इसे हम बोलते हैं एस, यानी कि इक्का, ठीक है। एस ताश के पत्तों में कभी 1 नहीं होता, ए होता है। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर 11वां होता है हमारा जैक, 12वां होता है क्वीन और लास्ट में होता है हमारे पास किंग। ये 13 पत्ते 13 नंबर के हिसाब से बनाए हुए हैं। इसका 1 नंबर, इसका 11 12 13। आई बात समझ में? तो हर एक पत्ते में, ठीक है, मतलब ये एस जो है ये एक एस स्पेड का भी होगा, एक एस क्लब का भी होगा, एक डायमंड का भी होगा, एक हर्ट का भी होगा। मतलब हर एक 13 पत्ते वो इस प्रकार से ही होते हैं। और ध्यान रखना एक बात और, इन तीनों को हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड्स, क्योंकि इन सबके पास क्या होते हैं? चेहरे होते हैं। ध्यान रखना इस बात का भी, ठीक है। तो टोटल मिला कितने फेस कार्ड हुए? 12। क्यों? क्योंकि 3 पत्ते इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 चौक 12। आगे बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? ई द कार्ड ड्रोन इज अ स्पेड। जो कार्ड ड्रोन किया हमने वो क्या है? स्पेड है। तो पी ई की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। अब पत्ता जो हमने निकाला है वो क्या है? स्पेड है। तो स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 13/52। स्पेड कितने? 13 होते हैं। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला उम्मीद है सबको याद होगा, फेवरेबल अपॉन में टोटल। फेवरेबल में कितने हैं? 13 पत्ते, क्योंकि 13 ही पत्ते होते हैं स्पेड के, और टोटल में कितने होते हैं? 52। तो पी ई की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 13/52। अब बात करते हैं पी एफ की। पी एफ यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। द कार्ड ड्रोन इज एन एस। जो कार्ड निकाला गया है वो क्या है? इक्का है, एस है। अब एस एक मतलब एस के साथ 4 होते हैं, क्योंकि ये एस स्पेड का भी होगा, क्लब का भी, डायमंड का भी, हर्ट का भी। तो कितने एस हो गए? 4 एस, 4 इक्के होते हैं, तो 4/52। ये हो गई पी एफ की प्रोबेबिलिटी। तो अगर मैं यहाँ से पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालना चाहूँ तो क्या निकाल नहीं सकता क्या? बिल्कुल, आप निकाल लोगे भैया। अब ई का मतलब क्या है यहाँ पे? ई इवेंट का मतलब क्या था? जो कार्ड है वो स्पेड का है। एफ इवेंट जो कार्ड है वो एस का है। तो एक ऐसा पत्ता बताओ जो स्पेड का भी हो और एस का भी हो। तुम सब जानते हैं स्पेड में सिर्फ एक इक्का होता है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/52। आई बात समझ में? तो चलो अब कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम निकालते हैं। अब हम हेल्प लेंगे इंडिपेंडेंट को प्रूव करने के लिए। किसकी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, समझाने के लिए। तो पी ई बाई एफ का मतलब क्या होता है? सब जानते हैं। पी ई बाई एफ का मतलब होता है ठीक है, कि भाई ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब एफ हो चुका हो। पिछली वीडियो में इसके बहुत से क्वेश्चन आए थे, है ना,
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बहुत से क्वेश्चन आए थे। तो पी ई बाई एफ का मतलब होता है पी, ऊपर तो पी ई इंटरसेक्शन एफ और नीचे पी एफ। अब ऊपर इंटरसेक्शन तो कितना आ गया 1/52 और नीचे पी एफ, एफ कितना है 4/52 है ना, 4/52। इससे कट गया कितना आंसर आया 1/4। ठीक है, कितना आया 1/4। एक वैसे सोल्व करना, 13 आएगा एक पे, 13 के बड़े 52 आएगा 4 पे 1/4। तो आप लोगों ने ये बात देखी, ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जब एफ हो चुका हो, यानी कि स्पेड का पत्ता आने की प्रोबेबिलिटी जब एस का पत्ता आ चुका हो, कितना है 1/4। क्या पहले भी 1/4 नहीं था? पहले भी 1/4 था। तो इससे हमने क्या समझा कि एफ इवेंट चाहे हुआ हो चाहे ना हुआ हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, जितनी प्रोबेबिलिटी पहले थी ना उतनी की उतनी रहेगी। इसका मतलब एफ में कुछ भी हुआ हो, ई पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, यही मैं दिखाना चाह रहा था। अगर एक और बात देखते हैं, अगर आप अब यहाँ पे निकालो पी एफ बाई ई। पी एफ बाई ई का मतलब क्या है कि ई एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी, यानी कि एस के पत्ते आने की प्रोबेबिलिटी जब ई हो चुका हो, यानी कि स्पेड का पत्ता आ चुका हो। तो ऊपर क्या आएगा पी एफ इंटरसेक्शन ई और नीचे क्या आ जाएगा पी ई। अब एफ इंटरसेक्शन ई, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एफ इंटरसेक्शन मतलब दोनों बराबर ही होते हैं 1/52 और नीचे पी ई, पी ई कितना है? पी ई है पी ई 1/4, 1/4 या फिर 13/52, ये कर लो। कितना आया आंसर 1/13। हमने क्या निकाला? एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब ई हो चुका हो। अब एक बार देखो पहले वाले एफ की प्रोबेबिलिटी, इसको मैं और लिखता हूँ 4/52 को 1/13, अब भी तो वही है, क्या ही फर्क पड़ गया? एफ इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब ई हो चुका हो 1/13, पहले भी 1/13 था, इसका मतलब ई हुआ हो चुका हो, उसका एफ के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पहले भी वही आंसर था, अभी भी वही आंसर है। तो यही मैं दिखाना चाह रहा था, इंडिपेंडेंट इवेंट एक ऐसे इवेंट होते हैं, ठीक है, जिनका दूसरे इवेंट पर कुछ भी हो रहा हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आई बात समझ में? तो ये था हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कंसेप्ट। अगर मैं सिंपल से फॉर्मूले की बात करूं तो भाई देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला ये होता है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर आ गया पी ई मल्टीप्लाई में पी एफ। अब आते फॉर्मूला कैसे आया, अब मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, अब ये फॉर्मूला बताता हूं कैसे बना है। कंडीशनल का फॉर्मूला एक बार याद करना क्या होता है, पी ई बाई एफ बराबर होता है, ऊपर भी लिखा हुआ है ये रहा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ, यही होता ना फॉर्मूला। आई बात समझ में? तो एक सिंपल सी बात है, पी ई बाई एफ, अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंट में, इसका आंसर क्या आएगा? पी ई, इसका आंसर पी ई तो आएगा। ध्यान से समझना है इस बात को। अरे ये क्या था, ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब एफ हो चुका हो, अब एफ हो चाहे ना हो उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, किसको? इंडिपेंडेंट इवेंट को। ई की प्रोबेबिलिटी वही रहेगी जो पहले थी, तो पी ई ही हमारा आंसर आएगा। यहाँ भी तो वही हुआ था, हमने निकाला पी ई बाई एफ, हमारा आंसर क्या आया? पी ई। देखो पी ई आया 1/4, यही था पी ई। यहाँ पे हमने क्या निकाला? पी एफ बाई ई, आंसर किसके बराबर आया? पी एफ के बराबर ही आया। तो यहाँ पे तो सेम बात बोल रहा हूँ, पी ई बाई एफ पी ई के ही बराबर आएगा। आई बात समझ में? और यहाँ पे क्या है? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। तो भाई ये वाली चीज़ यहाँ के मल्टीप्लाई में जाएगी, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में हो गई, तो पी ई मल्टीप्लाई में पी एफ फॉर्मूला बन गया किसका? पी ई इंटरसेक्शन एफ का। उम्मीद है अब आप लोगों को याद रहेगा। ये है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि पी ई इंटरसेक्शन एफ हमेशा पी ई इंटू पी एफ के बराबर आएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं बना रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये था हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट का मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट खत्म हो चुका है, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट सवालों की इसी वीडियो में, तो जाना कहीं नहीं, जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसने क्या बोला है? पी ए मतलब ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 3/5, बी की दे रखी है 1/5। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। हमें क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब इसमें गिवन है कि ए और बी कैसे इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो फिर तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हम जानते हैं अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इन दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई के बराबर होगी। देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा इस केस में, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो बराबर होगा पी ए मल्टीप्लाई में पी बी के। तो मल्टीप्लाई कर लो, पी ए कितना है हमारे पास इस केस में 3/5, पी बी कितना है 1/5। उम्मीद है आपको मल्टीप्लाई करनी आती होगी ऐसे। तो भाई कुछ क्रॉस में कट नहीं आता, तो ऊपर वाले के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले से कर दो। तो 3 इंटू में 1 कितना हो गया? 3 और 5 गुना में 5 कितना हो गया? 25। आ गया आंसर। बस 3 गुना में 1 हमारा 3 हो गया, 5 गुना में 25 हो गया। ये हमारा आंसर आया किसका? ए इंटरसेक्शन बी का।
अगला पार्ट देखो, अगला क्वेश्चन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 कार्ड हमें रैंडमली निकालने हैं, ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब बिना वापस रखे, मतलब एक कार्ड निकाला जेब में डाल लिया, फिर दूसरा कार्ड निकाला, आई बात समझ, फिर से देखा। अब उसने बोला विदाउट रिप्लेसमेंट, इसे बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन, मतलब वापस नहीं रखा, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों कार्ड क्या है, ब्लैक है, ध्यान से करना। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को, दोनों कार्ड ब्लैक हैं, तो देखो भाई पहला, अब देखो ताश के पत्तों में ब्लैक कितने होते हैं, 26 हम जानते हैं, ताश के पत्तों 52 कार्ड्स होते हैं, 26 रेड के 26 ब्लैक के, तो पहला कार्ड जो ब्लैक का आया होगा वो आया होगा 26 में से, 26/52, और जो दूसरा आया होगा वो कितने में से आया होगा, देखो अब एक कार्ड निकाला 26 का एक कार्ड निकाला हमने और देखा उसे जेब में डाल लिया, अब हमें बाकी पत्तों में से दूसरा कार्ड निकालना है। अब पत्ते कितने बच गए, 51, और ब्लैक के कितने बच गए, 25, तो ब्लैक का पत्ता अगर इसमें से आएगा 25/51 की प्रोबेबिलिटी के साथ, आई बात समझ में, क्योंकि भाई जब बच्चे पत्ते कितने बच गए, ब्लैक वाले 25 और टोटल में एक कम हो गया, क्योंकि मैंने एक पत्ता निकाल के अपनी जेब में डाल दिया ना, आई बात समझ में, तो कितना आंसर आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करके जो भी आंसर आए लिख लेना, आंसर कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, 26 से 52 कट गया 2 पे, 26 से कम 26, 26 दूनी 52, ठीक है, और कुछ कट नहीं रहा, तो 25 यूं का यूं, 51 गुणा में 2 कितना हो गया, 102, ये आंसर आ गया। इसका एक अल्टरनेटिव भी होता है, वो अल्टरनेटिव क्या होता है, पर ध्यान रखना, वो अल्टरनेटिव सिर्फ और सिर्फ विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में लगता है, तो ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। वो क्या होता है कि भाई 26 में से 26 में से 2 पत्ते निकालने हैं, और टोटल कितने पत्ते हैं, 52 में से भी क्या निकालने, 2 पत्ते निकालते हैं, 2 पत्ते निकालने, इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूँ, मैथ से बच्चों ने पढ़ा होगा, इसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन का सिंबल, कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूँ। 26C2, मैं एक बार फॉर्मूला बता रहा हूँ NCR को सोल्व करने का, यानी कि ऊपर कोई भी नंबर हो टोटल, नीचे कोई भी निकालना हो, तो NCR फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, आई बात समझ में, ठीक है। और अगर किसी को क्रिटिकल लग रहा है तो भाई ये तरीका सिंपल सा है, इसको समझने की कोशिश मत करना। तो ऊपर क्या आ गया हमारा 26 फैक्टोरियल, नीचे 26 में से 2 हो गया, कितना बच गया 24 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ गया 2 फैक्टोरियल। अब देखो फैक्टोरियल सोल्व कैसे होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 तक मल्टीप्लाई, यानी कि 26 गुना में 25 गुना में 24 गुना में 23 गुना में 22, ऐसे ही 1 तक। तो 26 को मैं ऊपर ही सकता हूँ, और ऐसे ही ना 52C2 का सोल्व होगा, ऊपर आएगा 52 फैक्टोरियल, नीचे 52 में से 2 गया 50 फैक्टोरियल, और ये वाला 2 फैक्टोरियल तो आएगा ही आएगा 2 फैक्टोरियल। अब देखो इससे ये कट गया, 26 को मैं लिख सकता हूँ 26 गुना में 25 गुना में 24 फैक्टोरियल, सिर्फ 24 तक खोला, बाद में 24 तक ही खोला सिर्फ भैया, क्योंकि नीचे 24 फैक्टोरियल मौजूद है भाई कटने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, 52 को लिख सकता हूँ 52 गुना में 51 गुना में 50 फैक्टोरियल। अब 50 पे जाके रोक दिया, क्यों, क्योंकि नीचे 50 मौजूद है, और ध्यान रखना हमेशा बड़े वाला खुलता है, बड़े वाला कौन था 52, इसलिए 52 खोला, ऊपर 26 बढ़ा था 26 खोला, 24 कट गया। देखो भाई आंसर आ गया 26 गुना में 25, 26 गुना में 25 और 52 गुना में 51, वही तो बन रहा है, आई बात समझ में। तो ये एक और तरीका था कॉम्बिनेशन को यूज करके कैसे सोल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। तो 26 से 52 कट गया 2 पे, ऊपर रह गया 25 और नीचे कितना आ गया 2 गुना में 51, 102, ये एक और तरीका था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या है, ए फेयर कोइन, एक फेयर कोइन है, मतलब एक ठीक ठाक सिक्का है, एंड एन अनबायस्ड डाई, क्या है हमारे पास, एक अनबायस्ड डाई है, ठीक है, मतलब एक ऐसा डाई जो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कोई नंबर ज्यादा लेके आता हो वो, ठीक है। लेट ए बी द इवेंट, ए कोई भी इवेंट है, हेड अपीयर ऑन द कोइन, जब क्या आया है, हेड आया है डाई उस पे। तो देखो भाई अगर एक सिक्का उछालूंगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, यानी कि ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ, तो 1/2, ठीक है। ए फेयर कोइन एंड अनबायस्ड डाई आर टोस्ड। अरे भाई इस क्वेश्चन थोड़ा एक बात ध्यान समझना, उसने बोला है एक फेयर कोइन और एक डाई उछाला है, तो पहले सैंपल स्पेस बना लो इसका। सैंपल स्पेस क्या बनेगा, अब देखो H1 हेड के साथ 1 भी आ सकता है, क्योंकि एक सिक्के के साथ डाई उछाला गया है, ठीक है, तो हेड के साथ 1 भी आ सकता है, हेड के साथ 2 भी आ सकता है, हेड के साथ 3 भी आ सकता है, हेड के साथ 4 भी आ सकता है, हेड के साथ 5 भी आ सकता है, हेड के साथ 6 भी आ सकता है। ऐसे ही टी के साथ 1 भी, टी के साथ 2 भी, टी के साथ 3 भी, टी के साथ 4 भी, यानी कि टेल के साथ 4 भी आ सकता है, टेल के साथ 5 भी आ सकता है, और टेल के साथ 6 भी आ सकता है। तो ये बन गया हमारे सैंपल स्पेस। अब उसने क्या बोला यहाँ पे, ए कोई भी इवेंट है, हेड अपीयर ऑन द कोइन, जब हेड आया है किस पे, कोइन पे, तो भाई ये सारे केस हैं हेड अपीयर ऑन द कोइन के। तो पी ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ध्यान समझना, हेड कितनी बार आया है टोटल में से 6 बार, तो 6/12 कितना हो गया 1/2, ये आ गया। और बी कोई भी इवेंट है, बी इवेंट क्या है 3 ऑन डाई, डाई पे 3 आना चाहिए, तो डाई पे 3 एक केस,
और दूसरा केस, दो केस हैं। जब टाइप पे 3 आया तो बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2/12 और 1/6, ये हो गई पी बी की प्रोबेबिलिटी। अब क्या पूछ रहा है वो, अब हमें एक उसने बोला है क्या ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो मैंने कहा ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं होंगे तो बाद में पता लगेगा, पर उसके मुझे क्या चीज़ चाहिए होगी, ए इंटरसेक्शन बी, ये भी चाहिए ना, तभी तो पता लगेगा। तो मुझे वो और निकालना होगा ए और बी का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। अब देखो ए इवेंट क्या था कि हेड अपीयर ऑन द कॉइन, कि सिक्के पे हेड आया है, और बी इवेंट क्या है 3 ऑन द डाई, डाई पे क्या है 3 आया है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मात्र एक है, ये वाला कि भाई 3 भी आए और हेड भी आए, एक ही केस है, तो 1/12 इसका केस है। अब देखते हैं क्या ये इंडिपेंडेंट है, आप बताओ। बिल्कुल है, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि 1/2 और 1/6 की मल्टीप्लाई इसके बराबर आ रही है, और वही तो मैं इंडिपेंडेंट में होता है कि भाई ये वाला जो पार्ट है वो इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो इंडिपेंडेंट नहीं बनाएगा, पर यहाँ पे आ गया तो इंडिपेंडेंट बन गया। ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन। अभी हम और सवालों की बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले इसको जो उतारना है उतार सकता है, फिर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। चलो फिर अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन और। अब क्वेश्चन 4 में देखो क्या लिखा हुआ है, ए डाई मार्क्ड, एक डाई में लिखा हुआ है 1 2 3 इन रेड, मतलब डाई पे 6 तक नंबर होते हैं, जिसमें से 1 2 3 लिखे हुए रेड में, ठीक है, एंड 4 5 6 इन ग्रीन, वो लिखे हुए हरे कलर में। इस टोस्ड, उसे टोस्ट कर दिया हमने, ठीक है। लेट ए बी द इवेंट, ए कोई भी इवेंट है, द नंबर इज इवन, नंबर इवन है, मतलब ए इवेंट में क्या है, नंबर हमारे पास इवन है। अब सबको पता होगा इवन नंबर कौन से होते हैं, तो 2 से डिवाइड होते हैं, यानी कि 2 4 और 6। डाई पे मात्र 3 नंबर इवन होते हैं, तो 2 4 और 6 ये आ गया। अब बी इवेंट क्या है, बी बी द इवेंट द नंबर इज रेड, नंबर रेड में है। अब रेड में क्या क्या थे 1 2 3, 1 2 और 3 यही थे रेड में, ठीक है। अब आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, अब क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है, अभी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो पी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/6, यानी कि 1/2 बोल सकता हूं मैं। पी बी की प्रोबेबिलिटी, ये तो पता है ना प्रोबेबिलिटी निकाली कैसे, फेवरेबल बाई टोटल, तो 3 इवेंट है डिवाइड बाई टोटल 6 होते हैं, तो कितने हो गए 1/2। अब अगर मुझे इंडिपेंडेंट चेक करना है, फिर से वही बात, मुझे इंटरसेक्शन चाहिए भाई उन दोनों इवेंट्स का। अगर इंटरसेक्शन में नहीं निकाल पा रहा तो आप इंडिपेंडेंट भी चेक नहीं कर पाओगे। तो पहले इंडिपेंडेंट निकालते हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि वो कैसे आएगा। अब ए और बी में कॉमन देखो, ए इवेंट क्या था कि डाई में 1 2 डाई मार्क्ड 1 2 3, अच्छा वो छोड़ो, ए इवेंट याद रखना, ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन, नंबर इवन हो, और बी इवेंट क्या है, नंबर इज रेड, मतलब एक ऐसा नंबर जो रेड का भी हो और इवन भी हो, वो हमारा क्या बनेगा, दोनों का इंटरसेक्शन। तो नंबर जो इवन में भी हो और रेड में भी हो, तो नंबर रेड में इवन लिखा हो तो 2 एक इकलौता ऐसा नंबर है जो रेड में लिखा हुआ है और इवन भी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और अगर आपको ये समझना है, आप सैंपल स्पेस बना लेना भाई, रेड 1 रेड 2 रेड 3 ये सब रेड में लिखे हुए थे, और G1 G4 G5 और G6, आई बात समझ में। तो जो नंबर ए इवन क्या था कि द नंबर इज इवन, तो इवन तो वही आए हैं 2 4 और 6, 3/6 1/2। और अगर मैं बी इवेंट की बात करूं तो द नंबर इन रेड, रेड में से 3 नंबर है, तो 3/6 1/2। तो पी ए इंटरसेक्शन बी वो कैसे आएगा, जो नंबर रेड में भी हो और इवन भी हो, तो मात्र एक ही नंबर है जो ऐसा रेड में भी आया है और इवन भी आया है, यानी कि एक ही है 1/6, ये आ गया। क्या 1/6 पी ए इंटू पी बी करके बन रहा है, तो मैंने देखा पी ए निकाला मैंने, पी ए मल्टीप्लाई में पी बी। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने चेक किया था, तो 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2, हमारा आंसर आ गया 1/4, जो कि बराबर नहीं है किसके, पी ए इंटरसेक्शन बी के। और जब बराबर नहीं है तो नीचे क्या लिख दोगे, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, नॉट एन इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आई बात समझ में, तो बस खत्म हो गया, ए और बी हमारे इंडिपेंडेंट नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्योंकि भाई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई इंडिपेंडेंट इवेंट की। आई बात समझ में, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस वीडियो का आखिरी सवाल, इसके बाद फिर बोल रहा हूँ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज खत्म होने के बाद में होंगे, पहले फटाफट सीरीज को खत्म करते हैं, ठीक है। अगर मेरी स्पीड तेज लग रही हो तो भाई मेरे को बता देना, ठीक है। वैसे मेरी बोलने की स्पीड पहले ही तेज है, तो कृपया करके वीडियो को 1.5x 2x में देखने की कोशिश ना करें। आई बात समझ में, सिंपल स्पीड में चलने दे वीडियोस को, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, लेट ए एंड एफ बी इवेंट्स, ई और एफ दो इवेंट्स हैं, विद पी ई 3/5 है, पी एफ 3/10 है, पी 3/5 है, पी एफ 3/10 है, और पी ई इंटरसेक्शन एफ 1/5 है। तो आर ई एंड एफ इंडिपेंडेंट, ई और एफ इंडिपेंडेंट है क्या, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया उसने हमसे, तो मैंने फटाफट पी ई मल्टीप्लाई पी एफ निकाल लिया, यानी कि 3/5 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने 3/10 से, ठीक है। 3 3 9,
50, 9/50, ये कटेगा नहीं। और ये बराबर नहीं आया, किसके बराबर नहीं आया? PE इंटरसेक्शन F के, वो तो 1/5 था, इसके यहाँ पे 10 होना चाहिए था, तभी तो कटेगा 10/50 1/5, बराबर नहीं आया। सो E एंड F आर नॉट इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, इंडिपेंडेंट। खत्म सवाल, क्वेश्चन ढेर। इसी के साथ हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट खत्म हो चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और इंडिपेंडेंट इवेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेरी आ जाए तो हम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने उस फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दें जिनका एग्जाम अब होने वाला है। आई बस मुझे मात्र 6 दिन रह गए हैं एग्जाम में, संडे को आप लोगों का एग्जाम है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और मैं कोई कभी नहीं छोड़ूंगा फटाफट सिलेबस को कंप्लीट करवाने में, और वो भी बढ़िया से बढ़िया तरीके से, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन खत्म करेंगे। जिसको जो उतारना है उतार सकता है मैटर बोर्ड के सामने से। फिर हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम इस वीडियो की, ठीक है, मतलब इस चैप्टर की, और आखिरी वीडियो होगी बेस थ्योरम। आई बात समझ में? तो अगली वीडियो हमारी इसी के ऊपर आएगी, बेस थ्योरम के ऊपर, जहां पे मैं मात्र 2 क्वेश्चन करके ही समझाऊंगा बेस थ्योरम होती क्या है। आई बात समझ में? अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है मैटर बोर्ड के सामने से।